नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कविता को आज भी याद है लगभग 10 साल पहले का वह काला दिन जब पापा से लड़ाई होने के बाद गुस्से में आकर उसकी मां ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। मां की दर्दनाक और कातर चीखें आज भी उसकी रातों की नींद उड़ा देती। मां शायद मरना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा पर मानसिक दबाव डालने के लिए उन्होंने यह जानलेवा दांव खेला था। उन्हें यकीन था कि पापा उन्हें रोक लेंगे, लेकिन पापा तो गुस्से में आकर पहले ही घर से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने देखा ही नहीं था कि माँ कौन सा खतरनाक कदम उठा रही। माँ को आग की लपटों में घिरा देखकर वही दौड़कर पापा को बुलाने गई थी, मगर पापा उसे आसपास नजर नहीं आए तो पड़ोस वाले अनिल अंकल ने पापा को मोबाइल पर फ़ोन करके हादसे की सूचना दे दी थी। आनन फानन में माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोबाइल ने उसकी माँ को हमेशा के लिए उससे छीन लिया था। कविता के पापा को शुरू से ही नई नई तकनीक इस्तेमाल करने का शौक था। उन दिनों मोबाइल लॉन्च ही हुए थे। पापा भी अपनी आदत के अनुसार नया हैंडसेट लेकर आए। घंटों बीएसएनएल की लाइन में खड़े होकर उन्होंने सिम ली थी। उन दिनों मोबाइल में अधिक फीचर नहीं हुआ करते थे, बस कॉल और मैसेज ही कर पाते थे। हाँ, मोबाइल पर कुछ गेम्स भी खेले जाते थे। पापा के मोबाइल पर जब भी कोई फनी या रोमांटिक मैसेज आता था तो पापा उसे पढ़कर माँ को सुनाते। माँ जोक सुनकर तो खूब हंसा करती थी, मगर रोमांटिक शायरी सुनते ही जैसे किसी सोच में पड़ जाती थी। वे पापा से पूछती थी कि इस तरह के रोमांटिक मैसेज उन्हें कौन भेजता है। पापा भेजने वाले का नाम बता तो देते थे, मगर फिर भी माँ को यकीन नहीं होता था। धीरे धीरे माँ को यह शक होने लगा था कि पापा के दूसरी महिलाओं से संबंध है और वे ही उन्हें इस तरह के रोमांटिक मैसेज भेजती। वे पापा से छिपकर अक्सर उनका मोबाइल चेक करती थी। पापा को उनकी यह आदत अच्छी नहीं लगी, या फिर शायद पापा के मन में ही कोई चोर था। उन्होंने अपने मोबाइल में सिक्योरिटी लॉक लगा दिया। माँ दिमागी रूप से परेशान रहने लगी थी। हालत यह हो गई थी कि जब भी पापा के मोबाइल में मैसेज अलर्ट बजता, माँ दौड़कर देखने जाती कि किसका मैसेज है और क्या लिखा है, मगर लॉक होने की वजह से देख नहीं पाती। वे पापा से मोबाइल चेक करवाने की जिद करती तो पापा का ईगो हर्ट होता और पापा माँ पर चिल्लाने लगते। बस यही कारण था दोनों के बीच लड़ाई होने का। यह लड़ाई कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती थी कि पापा माँ पर हाथ भी उठा देते थे। जब कभी गुस्से में पापा अपना मोबाइल माँ को पकड़ा देते और उन्हें किसी महिला का कोई मैसेज उसमें दिखाई नहीं देता तो माँ को लगता था कि पापा ने सारे मैसेज डिलीट कर दिए। पापा का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए माँ उन पर मानसिक दबाव बनाने लगी। कभी सिर दर्द का बहाना तो कभी पेट दर्द का बहाना करती। कभी कविता और उसके बड़े भाई सोनू को बिना वजह ही पीटने लगती। कभी कविता की दादी को समय पर खाना नहीं देती। कभी पापा को आत्महत्या करने और जेल भिजवाने की धमकियां देती। और एक दिन धमकी को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। उनका यह नासमझी में उठाया गया कदम कविता और सोनू के लिए जीवन भर का नासूर बन गया। माँ के जाते ही गृहस्थी का सारा बोझ कविता की बूढ़ी दादी के कमजोर कंधों पर आ गया। उस समय कविता की आयु 10 वर्ष और सोनू की आयु 13 वर्ष थी। साल बीतते बीतते कविता के पापा किसी दलाल की सहायता से एक अनजान महिला से शादी करके उसे अपने घर ले आए। वह महिला कुछ दिन महीने तो उनके साथ रही, मगर बूढ़ी सास और बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं उठा सकी और एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। कुछ वर्ष अकेले रहने के बाद कविता के पापा फिर से अपने लिए एक पत्नी ढूंढ लाए। इस बार महिला उनके ऑफिस की ही विधवा चपरासीन थी। नई माँ ने सास और बच्चों के साथ रहने से मना कर दिया तो कविता के पापा वहीं उसी शहर में अलग किराए का मकान लेकर रहने लगे। गृहस्थी फिर से कविता की दादी संभालने लगी थी। कुछ वर्ष तो घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उसके पापा देते रहे, मगर फिर धीरे धीरे वह भी देना बंद कर दिया। अब सोनू 18 वर्ष का हो चुका था। उसने ड्राइविंग सीखी और टैक्सी चलाने लगा।
घर में पैसा आने से जिंदगी की गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी थी। कविता की दादी से अब घर का कामकाज नहीं हो पाता था, इसीलिए उनकी इच्छा थी कि घर में जल्दी से बहू आ जाए जो घर के साथ साथ जवान होती कविता का भी ध्यान रख सके। मगर सोनू चाहता था कि 2-4 वर्ष टैक्सी चलाकर कुछ बचत कर फिर खुद की टैक्सी खरीद कर अपने पैरों पर खड़ा हो, तब शादी की बात सोचे। इसीलिए वह देर रात तक टैक्सी चलाता था। इन वर्षों में मोबाइल आम आदमी के शौक से बढ़कर उसकी ज़रूरत बन चुका था। साथ ही उसमें कई तरह के आकर्षक फीचर भी आ चुके थे। सोनू को भी मोबाइल का शौक शायद अपने पापा से विरासत में मिला था। वह जब रात में घर लौटता तो कानों में ईयरफोन लगाकर तेज़ आवाज़ में गाने सुनता था। रात में ट्रैफिक कम होने के कारण टैक्सी की स्पीड भी ज़्यादा ही होती थी। एक दिन मोबाइल में बजने वाले गाने का ट्रैक चेंज करते समय सोनू मोड़ पर आने वाले ट्रक को देख नहीं पाया और टैक्सी ट्रक से टकरा गई। ट्रक ड्राइवर तो घबरा कर ट्रक छोड़कर भाग गया और सोनू वहीं जख्मी हालत में तड़पता पड़ा रहा। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस गश्ती दल की मोबाइल वैन ने गश्त के दौरान उसे घायल अवस्था में देखा तो हॉस्पिटल ले गई। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने से उसकी जान तो बच गई, मगर सिर में चोट लगने से उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया और वह लकवे का शिकार होकर हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गया। डॉक्टर को उसके बचने की उम्मीद कम ही थी, इसलिए उन्होंने सोनू को कुछ जरूरी दवाएं घर पर ही देने की सलाह देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। कविता पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब तक सोनू हॉस्पिटल में रहा तब तक तो उसके पापा ने इलाज के लिए पैसा दिया, मगर हॉस्पिटल से घर आने के बाद फिर उन्होंने बच्चों की कोई सुध नहीं ली। घर खर्च के साथ साथ सोनू की दवाइयों के खर्च की व्यवस्था भी अब कविता को ही करनी थी। कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक दिन बूढ़ी दादी बाथरूम में फिसल गई और रीढ़ की हड्डी चोट लगने से वे भी चलने फिरने से लाचार हो गई। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी अब कविता के कंधों पर थी। वह अब तक ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसने एक कॉल सेंटर में जॉब कर ली। सुबह 11 से 5 बजे तक वह कॉल सेंटर में रहती। इस दौरान सोनू और दादी की देखभाल करने के लिए उसने एक नर्स की व्यवस्था कर दी। घर लौटने के बाद देर रात तक घर से ही ऑनलाइन जॉब किया करती थी। घर बाहर संभालती, कभी दादी तो कभी सोनू को दवाई देती, उनकी दैनिक क्रियाएं निपटाती। कविता अक्सर अकेले में फूट फूट कर रोती, मगर अंदर से बेहद कमज़ोर कविता बाहर से एकदम आयरन लेडी थी, मजबूत, बहादुर और स्वाभिमानी। यही कॉल सेंटर में ही उसे निमेश का साथ मिला था। अपने आप में सिमटी कविता निमेश को एक पहेली सी लगती थी। कविता ने अपने चारों तरफ कछुए सा कठोर आवरण बना रखा था और निमेश ने जैसे उसे भेदने की ठान रखी थी। पता नहीं कैसे और कहां से वह कविता के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लाया था। कविता के जन्मदिन पर निवेश ने उसे नया मोबाइल गिफ्ट किया। घर आकर उसने इसे खोला तो अतीत में डूब गई। कैसे एक छोटे से मोबाइल के कारण ही उसकी ज़िंदगी बिखर गई। कविता अभी नए मोबाइल हैंडसेट को हाथ में ही लिए बैठी थी कि उसका पुराना फ़ोन बज उठा। देखा तो निमेश का ही फ़ोन था। उसने अपने आंसू पोंछकर फ़ोन रिसीव किया। कैसा है बर्थडे गिफ्ट? निमेश ने फ़ोन उठाते ही पूछा। गिफ्ट तो अच्छा ही है, मगर मेरे किसी काम का नहीं। अगर किसी और लड़की पर ट्राई किया होता तो शायद तुम्हारे पैसे वसूल हो जाते। कविता ने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करते हुए मजाक किया। कोई बात नहीं, अभी शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं, कल बात करते हैं। यह कहकर निमेश ने फ़ोन काट दिया। कविता अपने साधारण मोबाइल में नेट यूज़ नहीं करती थी, इसीलिए न तो व्हाट्सएप पर दिखाई देती और न ही किसी और सोशल मीडिया साइट पर। उसकी कोई पर्सनल मेल आईडी भी नहीं थी। हाँ, एक ऑफिशियल मेल आईडी जरूर है जिसकी जानकारी सिर्फ उसके स्टाफ मेंबर को ही है और उसे वह अपने लैपटॉप पर ही इस्तेमाल करती। बहुत मना करने पर भी निमेश उस पर अक्सर पर्सनल मैसेज डाल देता था, मगर पढ़ने के बाद भी कविता उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जैसे ही कविता कॉल सेंटर पहुंची, निमेश तुरंत उसके पास आया और बोला, कविता तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, फ्री होकर करती हूँ। यह कहकर कविता ने उसे टाल दिया। पूरा दिन निमेश उसके फ्री होने का इंतजार करता रहा, मगर कविता उसे नज़रअंदाज करती रही और शाम को चुपचाप वहाँ से निकल गई। अभी उसे घर पहुँचे 1 घंटा ही हुआ था कि निमेश भी पीछे पीछे आ गया। क्या करती कविता? घर आए मेहमान को अंदर तो बुलाना ही था, मगर उस एक कमरे के घर में उसे बैठाने की जगह भी नहीं थी। चलो अच्छा ही हुआ, आज हकीकत अपनी आंखों से देख लेगा तो इसके इश्क का बुखार उतर जाएगा।
सोचती हुई कविता ने उसे भीतर ले गई। कमरे में 3 चारपाइयाँ लगी थी, एक पर सोनू, एक पर दादी लेटी थी, तीसरी शायद कविता की ही थी। निमेश खाली चारपाई पर चुपचाप बैठ गया। कविता चाय बनाकर ले आई। दादी को सहारा देकर तकिए के सहारे बैठाकर उसने एक कप दादी को थमाया और एक निमेश की तरफ बढ़ा दिया। निमेश चुपचाप चाय पीता रहा। सोच कर तो बहुत आया था कि कविता से यह कहूँगा वह कहूँगा, मगर यहाँ आकर तो उसकी जबान तालू से ही चिपक गई। एक भी शब्द नहीं निकला उसके मुँह से। चाय पीकर निमेश ने चलता हूँ कहकर उससे विदा ली। 1 सप्ताह हो गया, कविता को निमेश कहीं नजर नहीं आया। मन ही मन सोचा कि निकल गई ना इसकी हवा। फिर सोचा कि इसमें बेचारे निमेश की क्या गलती है। कुदरत ने मेरी जिंदगी में प्यार वाला कॉलम ही खाली रखा है। निमेश ठीक ही तो कह रहा था। अब कोई जानबूझकर जिंदा मक्खी कैसे निगल सकता है। सपने देखने की उम्र में कोई जिम्मेदारियों का आवरण भला क्यों ओढ़ेगा। शाम को अचानक पापा को घर आया देख कर कविता को बहुत आश्चर्य हुआ। 2 साल से सोनू बिस्तर पर है, मगर पापा ने कभी आकर देखा तक नहीं। वह किस हाल में, यहाँ तक कि उनकी दादी माँ के चोटिल होने तक की खबर सुनकर भी उन्होंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। आज जरूर कुछ सीरियस बात है जो पापा को यहाँ खींच लाई। क्या बात हो सकती है। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। कविता, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं सिर्फ अपनी खुशियाँ ही तलाश करता रहा, तेरी खुशियों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। धिक्कार है मुझ जैसे बाप पर। मुझे तो अपने आप को पिता कहते हुए भी शर्म आ रही। भला हो निवेश का जिसने मेरी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं कितने और गुनाहों का भागी बनता मैं। पापा ने कविता के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पापा आप हमारी फिक्र ना करें, हम सब ठीक हैं। सोनू और दीदी की देखभाल मैं कर सकती हूँ, बोझ नहीं है वे दोनों के लिए। बरसों से मन के भीतर दबी कड़वाहट धीरे धीरे पिघल कर बाहर आ रही थी। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत पछता रहा हूँ। मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटी। माँ और सोनू तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी, पापा ने गलानी से कहा। तभी कविता ने निमेश को आते हुए देखा तो नाराजगी से अपना मुंह फेर लिया। कविता के पापा ने उसे देख लिया था। बोले, सोनू और माँ को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मगर एक और बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर पिता होने की। उससे अगर मुक्ति मिल जाती तो मैं गंगा नहा लेता। कविता ने प्रश्नवाचक नज़रों से उनकी तरफ देखा। कविता, निमेश बहुत ही अच्छा जीवन साथी होगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें राजी करने के लिए इसने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। तुम बस हाँ कर दो, इसे इसके प्यार का प्रतिदान दे दो। पापा ने निमेश की वकालत करते हुए कन्नू से मुनहार किया। यदि आप सोनू और दादी को अपने साथ ले जाएंगे तो क्या आपकी पत्नी को ऐतराज़ नहीं होगा। कविता ने अपनी कड़वाहट जाहिर की। कौन पत्नी, कैसी पत्नी? वह औरत तो 2 वर्ष पहले ही मुझे यह कहकर छोड़ गई थी कि जो अपनी बुजुर्ग माँ और बच्चों का नहीं हुआ वह मेरा कैसे हो सकता है। वैसे सही ही तो कहा था उसने, मुझे आईना दिखा दिया था उसने, मगर मुझ में ही हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। क्या मुँह लेकर आता तुम्हारे पास। मैं एहसान बंद हूँ निमेश का, जिसने मुझे हिम्मत बंधाई और अपनी जिम्मेदारी निभाने का हौसला दिया। कविता के पापा की आंखों से आंसू बह चले। कविता ने प्यार से निमेश की तरफ देखा तो वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। बोला, कविता, मैं बेशक छोटी सी नौकरी करता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे हिस्से का जीवन अब खुशियों से भर दूंगा। मैं सोनू और माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, तुम तब तक अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। कविता के पापा ने उसे लाड से कहा। फिर निमेश की तरफ मुड़कर बोले, तुम इस रविवार अपने घर वालों को हमारे यहाँ लेकर आओ। रिश्ते की बात घर के बड़ों के बीच ही होती है तो अच्छा लगता है। अपने आंसू पोंछते हुए कविता बोली, एक शर्त पर मैं आप सबकी बात मान सकती हूँ। आप सभी को मुझसे वादा करना होगा कि कोई भी अनावश्यक रूप से मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। इसे आवश्यकता पर ही प्रयोग किया जाएगा, शौक के लिए नहीं। वादा सब ने किया, एक साथ मिलकर चिल्लाकर कहा और फिर घर में हंसी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, यह भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।